तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में पिछले साल के मई महीने से ही बॉर्डर में टेंशन है और अब ये टेंशन लद्दाख के बॉर्डर से आगे बढ़ के अरुणाचल और इंडिया और तिब्बत के बीच में लगे हुए अन्य बॉर्डर क्षेत्र में भी पहुंच चुका है। जहां पे एक तरफ ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि चाइना सर्दी को देखते हुए बॉर्डर के नजदीक अपने जमा बढ़ावा बढ़ा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत कर रहा है, तो वहीं पे अब खबर ये भी है कि चाइना के द्वारा अपने पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के बेड़े के H-6K नामक बॉम्बर एयरक्राफ्ट को भी इंडिया से लगे बॉर्डर के नजदीक भेजा गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चाइना के ये H-6K बॉम्बर इंडिया से लगे हुए बॉर्डर के नजदीक भेजने के पीछे असल कारण क्या है और चाइना के ये बॉम्बर का असल ताकत कितना है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि कम से कम एक H-6K बॉम्बरों को चाइनीज एयरफोर्स के द्वारा भारत से लगे हुए बॉर्डर के नजदीक भेजा गया और एक्सपर्टों का मानना है कि चाइना के द्वारा ऐसे लॉन्ग रेंज के स्ट्रेटेजिक बॉम्बरों को बॉर्डर के नजदीक भेजने का मतलब ये है कि सर्दी के दरमियान दोनों देशों के बीच में एस्केलेशन बढ़ सकता है। दोस्तों असल में चाइना के इन बॉम्बरों को भारत के लगे हुए बॉर्डर के नजदीक भेजने का बातों का खुलासा तब हुआ जब 72वां चाइनीज एयरफोर्स के एनिवर्सरी के मौके में मतलब नवंबर 11 के दिन चाइनीज टेलीविजनों के द्वारा कुछ एयरक्राफ्टों के फुटेज जारी किया गया। इनमें चाइना के H-6K बॉम्बरों के भी फुटेज था, जिसे देख के लग रहा है कि ये पहाड़ी एरिया में खास करके लद्दाख के लगे हुए बॉर्डर के नजदीक उड़ान भर रहा है। इवन दोस्तों इस फुटेज में साफ साफ ये भी पता चल रहा है कि चाइना के इन एयरक्राफ्टों में शॉर्ट रेंज KD-63 मिसाइलों को लगाया हुआ है, जबकि इसके लिए डिजाइन किया हुआ लॉन्ग रेंज के CZ-20 क्रूज मिसाइलों को इसमें इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। दोस्तों बेजिंग स्थित मिलिट्री एक्सपर्टों का ये भी कहना है कि ये जो एयरक्राफ्ट है मतलब H-6K बॉम्बर है, ये बेसिकली शांगसी प्रोविंस में ही तैनात रहता है, लेकिन पिछले साल से भारत के साथ बढ़े हुए टेंशन के कारण बॉम्बर का तैनाती शिंजियान प्रोविंस में कासग्यार एयरबेस में किया गया है, जो कि चाइना के वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंतर्गत आता है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि फिलहाल ये जो एयरक्राफ्ट है इसे वेस्टर्न थिएटर कमांड के द्वारा ही इस्तेमाल किया जा रहा है, जो शिंजियान और तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के हर तरीके के मिलिट्री एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है। मतलब ये वही वेस्टर्न थिएटर कमांड है जो भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर का भी निगरानी करता है और भारत के साथ लगे हुए चाइना के शिंजियान प्रोविंस और चाइनीज ऑक्युपाइड तिब्बत का भी कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। चाइनीज एक्सपर्टों की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि ये जो H-6K बॉम्बर है इसका असल रेंज 3500 किलोमीटर है, जबकि ये लॉन्ग रेंज के CZ-20 जैसे क्रूज मिसाइलों को कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि लंबे दूरी से जमीनी और समुद्री ठिकानों के ऊपर हमला कर सकता है। जबकि इसके अलावा ये जो एयरक्राफ्ट है ये शॉर्ट रेंज के KD-63 जैसे मिसाइलों को भी कैरी करने में सक्षम है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि CZ-20 नामक ये जो मिसाइल है ये लॉन्ग रेंज मतलब करीबन 2000 किलोमीटर डिस्टेंस तक टारगेट को निशाना बना सकता है, जबकि चाइना का ये भी क्लेम है कि KD-63 जैसे मिसाइल करीबन 500 किलोमीटर तक टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है। और दोस्तों इस तरीके के एयरक्राफ्टों के तैनाती के बाद चाइनीज एक्सपर्ट और चाइनीज मीडिया में अब भारत के खिलाफ भी चर्चा शुरू हो चुका है और चाइनीज मीडिया का कहना है कि CZ-20 मिसाइलों के साथ H-6K बॉम्बर अब भारत के न्यू दिल्ली तक निशाना बनाने में सक्षम है। जबकि दूसरी तरफ चाइनीज मीडिया एक्सपर्ट या फिर कहे तो मिलिट्री कमेंटेटर शॉन्ग जोंगपिंग के तरफ से अपना अलग ही बयान जारी किया गया और उनके बयान के मुताबिक PLA मतलब पीपल लिबरेशन आर्मी भारत के न्यू दिल्ली के ऊपर या फिर कहे तो भारत के राजधानी के ऊपर उतना फोकस नहीं रखा है, बल्कि उसका ज्यादातर फोकस इंडिया के मिलिट्री बेसेस, एयर बेसेस और मिसाइल इंस्टॉलेशन है। दोस्तों असल में चाइना और भारत के बीच में जो टेंशन है वो पिछले साल के मई महीने से ही शुरू हुआ था, जबकि इसके बाद गलवान घाटी के जो घटना हुआ या फिर कहे तो गलवान घाटी में जो चाइना हमला करने का प्रयास किया उसके बाद से दोनों देशों के टेंशन काफी बड़ा हुआ है। दूसरी तरफ चाइना पहाड़ी एरिया में हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में काफी कमजोर है और इसे देखते हुए चाइना के द्वारा भारत के साथ डिसएंगेजमेंट को लेकर भी बात किया जा रहा है। पर अगर देखा जाए तो हकीकत डिसएंगेजमेंट को लेके ये है कि चाइना एक तरफ जहाँ पे बातचीत कर रहा है तो वहीं पे दूसरी तरफ अपने इंस्टॉलेशन को मजबूत कर रहा है ताकि सर्दी में अपने तैनाती को मजबूत रख सके। दोस्तों चाइना की इन हरकतों को देखते हुए भारत के द्वारा भी अपने डिप्लॉयमेंट को मजबूत किया गया। पिछले साल के मई महीने के घटना के बाद से ही भारत के द्वारा चाइना के खिलाफ मिरर डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, मतलब जितना चाइना तैनात किया है लगभग उतना ही या फिर उससे अधिक तैनाती भारत के द्वारा किया गया है और इसे लेके ही चाइना काफी अधिक तिल मिलाया हुआ है कि कैसे भारत चाइना के खिलाफ इतना तैनाती कर सकता है। चाइना अपने आप को एक ताकतवर देश मानता है और भारत को कमजोर दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन असल हकीकत अगर देखा जाए तो चाइना का जो ताकत है उसे पेपर ड्रैगन कहा जा सकता है। मतलब एक चाइनीज आर्मी एक ऐसा आर्मी है जो अनप्रोफेशनल लोगों से भरे हुए है और जबरदस्ती भर्ती किया हुआ सैनिकों का एक जमा बड़ा है, जबकि भारत की आर्मी को अगर देखा जाए तो एक बैटल हार्डन और मजबूत आर्मी है जो कई दशकों से हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में अपने महारत हासिल किया हुआ है। दोस्तों भारत के द्वारा चाइना के खिलाफ एयरफोर्स का भी तैनाती किया गया है, जिनमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक बने हुए बेसेस में सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों का तैनाती भी है। इसके अलावा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में भारत
भारत ने जो राफेल एयरक्राफ्टों का डिलीवरी हासिल किया है उसे भी भारत के द्वारा लद्दाख के नजदीक उड़ान भराया जा चुका है। अब दोस्तों बात यह है कि चाइना के ये H-6K बॉम्बर असल में कितना ताकतवर है। दोस्तों अगर इन बॉम्बरों को देखा जाए तो ये असल में चाइनीज बॉम्बर भी नहीं है, बल्कि ये सोवियत यूनियन के द्वारा निर्माण किया हुआ टुबोलेव Tu-16 ट्विन इंजन जेट बॉम्बर के एक चाइनीज लाइसेंस वर्जन है। मतलब चाइना के द्वारा इसे सोवियत यूनियन से खरीद के अपने देश में निर्माण किया गया है। दोस्तों सोवियत यूनियन और रशिया के बीच में 1950s में Tu-16 एयरक्राफ्टों को लेकर समझौता हुआ था और सोवियत यूनियन के द्वारा पहला Tu-16 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी 1958 में किया गया था, जबकि चाइना के शिंगयान कॉर्पोरेशन की तरफ से निर्माण किया हुआ पहला लाइसेंस वर्जन Tu-16 या फिर कहे तो S-6 बॉम्बर का फ्लाई हुआ था 1959 में। मतलब अगर इन बॉम्बरों को देखा जाए तो अब भी ये करीबन 60 से 62 साल पुराना है। 2020 के रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज बेड़े के लिए ऐसे करीब 231 से अधिक एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया था और फिलहाल चाइना के पास ऐसे करीबन 160 या 150 एयरक्राफ्ट है, जिनमें से भी कुछ ही एयरक्राफ्ट को S-6K स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया गया है। दोस्तों चाइना के द्वारा इन एयरक्राफ्टों का निर्माण करके खाली अपने देश में इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि चाइना के द्वारा इसे इजिप्ट और इराक को भी सप्लाई किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इजिप्ट के द्वारा एयरक्राफ्टों को 1973 में हासिल किया गया था और साल 2000 में इजिप्ट ने इन सभी एयरक्राफ्टों को रिटायर कर दिया, जबकि रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि इराक ने करीबन ऐसे 4 एयरक्राफ्टों को हासिल किया था, जिनमें C601 मिसाइल भी था और इराक ने इसे इराक ईरान वॉर के दरमियान ही हासिल किया था। और रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि फिलहाल इराक ने भी इन सभी एयरक्राफ्टों को रिटायर कर चुका है। मतलब चाइना के पास जो S-6 बॉम्बर है वो असल में एक ऐसा बॉम्बर है जो काफी पुराना है और रिटायरमेंट के कगार तक आ चुका है। दोस्तों फिलहाल S-6K बॉम्बर का कितना ताकत है इसके बारे में ज्यादा जानकारी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन चाइना के S-6 बॉम्बर के बेसिक कुछ जानकारी के बारे में जान लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे बॉम्बरों को फ्लाई करने के लिए 4 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है और ये जो बॉम्बर है इसका लंबाई करीबन 34.8 मीटर मतलब 114 फीट 2 इंच है, जबकि इसका विंग स्पैन 33 मीटर मतलब 108 फीट 3 इंच है, जबकि एयरक्राफ्ट का ऊंचाई करीबन 10.36 मीटर मतलब करीब 34 फीट है। इसका विंग एरिया 165 मीटर स्क्वायर मतलब 1780 स्क्वायर फीट के आसपास है और दोस्तों इसका एम्प्टी वेट 37,200 किलोग्राम के आसपास है। एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 95,000 किलोग्राम के आसपास है, जबकि इसमें 4 सोवियत यूनियन के D30 KP2 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें हर एक इंजन का क्षमता 118 किलो न्यूटन है। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये अधिकतम 1050 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है, जबकि इसका क्रूजर स्पीड करीबन 768 किलोमीटर पर आवर है। मतलब ये ध्वनि के रफ्तार से कम रफ्तार में ही ट्रैवल करने का सक्षमता रखता है। एयरक्राफ्ट का रेंज करीबन 6000 किलोमीटर है और इसके कॉम्बैट रेंज करीबन 1800 किलोमीटर है। इसका सर्विस सीलिंग भी 12,800 मीटर है और इसके विंग लोड करीब 460 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है। दोस्तों एयरक्राफ्ट में हथियार के रूप में 2 23 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा 2 23 मिलीमीटर के ऐसा भी कैनन है जिसे रिमोट के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा 2 टेल कैनन भी है, जबकि एक नोज कैनन भी है। दोस्तों इन गनों को अगर छोड़ दिया जाए तो इस एयरक्राफ्ट में कई तरीके के चाइनीज मिसाइल और बॉम्ब्स को भी लगाया जा सकता है, जिनमें KD-88 नामक एंटीशिप या फिर कहे तो एयर टू सरफेस मिसाइल, YJ-100 या फिर CJ-10 नामक एंटीशिप मिसाइल, C601 नामक एंटीशिप मिसाइल, YJ-62 नामक एंटीशिप मिसाइल, C301 एंटीशिप मिसाइल, C101 एंटीशिप मिसाइल, CM-802A सबसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल, YJ-12 एंटीशिप मिसाइल, DF-21D मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइलों को कैरी किया जा सकता है। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट की कुल क्षमता 12,000 किलोग्राम के हथियार कैरी करने का है, जबकि इसके अलावा एयरक्राफ्ट बॉम्बिंग रोल के लिए GB6, BBC5, GB2A और GB5 जैसे बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है। पर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है एयरक्राफ्ट का उम्र। दोस्तों ये 50s के टेक्नोलॉजी से बने हुए एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे जितना भी अपग्रेड किया जाए लेकिन इसके कुछ बेसिक फीचर को बदला नहीं जा सकता, जैसे कि सर्विस सीलिंग और इसके रफ्तार। इवन दोस्तों एयरक्राफ्ट का ऐसा भी डिजाइन है कि ये रडार से अपने आप को छुपा नहीं सकता। मतलब ये अगर हाई ऑल्टीट्यूड में उड़ान भरता भी है तो भारत के पास जो रडार सिस्टम है इसे आसानी से देख सकते हैं और भारत के पास इन एयरक्राफ्टों के ऑल्टीट्यूड तक जाने के लिए कई तरीके के मिसाइल भी है, जिनमें आकाश मिसाइल से शुरू करके इंडिजीनियस क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल और बराक 8 सीरीज के मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी शामिल है। दोस्तों यहाँ पे मैं S-400 का तो नाम ही नहीं ले रहा हूँ, जिसके वार से इन एयरक्राफ्टों को बचा पाना लगभग नामुमकिन है, जबकि चाइना सपना देख रहा है कि इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके वो भारत के इंस्टॉलेशनों के ऊपर हमला करेगा। लेकिन वहीं पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन एयरक्राफ्टों को तबाह करने के लिए भारत को सरफेस टू एयर मिसाइलों का भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि भारत के जो पेट्रोल एयरक्राफ्ट है वही इन एयरक्राफ्टों को तबाह कर सकते हैं अगर ये भारत के बॉर्डर क्रॉस करने का हिमाकत करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।